हैं, हिंदू से कोई सिख नहीं बना, सब अब अपने ट्राइब से सिक्की में गए। जितनी हरियाणा का जो यूथ जो कह रहे हैं ना भाई विदेशों के अंदर पंजाब का विरोध कर रहा है, खालिस्तान के इशू का, पंजाब का जो विरोध कर रहे हैं, सिक्खी का जो विरोध कर रहे हैं, वो जाट नहीं कर रहे, वो बेसिकली रोड बिरादरी के लड़के कर रहे हैं। ये अपने आप को रिप्रेजेंट भी इसी तरीके से करते हैं। इन्होंने जाटों के नाम पे अपनी आईडीज बना रखी हैं। भाई धर्म सिंह जी जो पंज प्यारों में शामिल हुए, वो बेसिकली मांडोठी गांव से थे, हमारे यहाँ झज्जर डिस्ट्रिक्ट में टिकरी बॉर्डर के नजदीक जहाँ मूवमेंट चली थी, किसान मूवमेंट, वहाँ जो है उनके जो एंसेस्टर्स थे वो मांडोठी विलेज से उठकर गए थे हस्तिनापुर में। पगड़ी हमारे सारे बुजुर्ग बांधते थे, हथियार सारे बुजुर्ग रखते थे। अच्छा, गोत भी हमारे सेम थे कि सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी का भी जो पुराना जो गांव है वो लोया कला है, जो यही है जी बहादुरगढ़ के नजदीक। तो यहाँ से उनके पूर्वज उठ के पंजाब में गए थे। तो आर्य समाज की वजह से हम लोग सिक्खी माने से जो है यहाँ रह गए। जो पुराने जो सेंसस है ना ब्रिटिश टाइम के, वो ये कहते हैं कि भाई हरियाणवी जो बोली है ना, पंजाबी लैंग्वेज का वो एक पार्ट है। तो ब्रिटिश टाइम के सेंसस ये कहते हैं, वो सेंसस की रिपोर्ट है हमारे पास। लहर जो सिक्खी की उठनी चाहिए, मुझे लगता नहीं है कि ये कोई काम कर पाएगी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। उसमें गांधी नेहरू से ये पूछा गया कि भाई आप जो है आपने पार्टीशन के ऊपर दस्तखत कर दिए, पार्टीशन के दस्तावेजों पर, आप थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए था, पार्टीशन को नहीं होने देना चाहिए था। तो उस किताब में गांधी नेहरू के हवाले से ये लिखा है कि उन्होंने कहा भाई हम बूढ़े हो गए थे तो और हमें राज भी चाहिए था, तो जिसकी वजह से हम और इंतजार नहीं कर सकते थे। था कि पहलगाम में सुनने में आया है कि अडानी जो है वो 2 5 स्टार होटल्स भी बना रहा है। तो अब ये जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, इसकी वजह से अब होगा क्या कि वो सारे पंजाबी जो लाला थे जिन्होंने जमीन खरीदनी शुरू कर दी थी कश्मीर में, वो सारे वहां से भाग जाएंगे, जमीनें उनकी सस्ती हो जाएंगी। अब वो जब जमीनें उनकी सस्ती होंगी तो वहां केवल अडानी बचेगा। तो अब वो पूरा का पूरा जो स्कोप है ना, वो जो इंडियन जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं वही उसको फुलफिल करेंगे। केवल सिख पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने ही इस बात के ऊपर स्टैंड लिया कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज मुझे माफ करना, चाहे दलित लीडरशिप हो, चाहे मुस्लिम लीडरशिप हो, चाहे पिछड़ों की लीडरशिप हो, जितनी दूसरी कम्युनिटीज की लीडरशिप है, कोई भी इस बात के ऊपर एक ढंग का स्टैंड नहीं ले पाए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाई हम वार चाह रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया जो है ना वो गलत ढंग से पेश कर रही है चीजों को। तो वहां चंद्रशेखर का भी जो स्टैंड था, एक ऐसा स्टैंड था कि वो स्टैंड ही नहीं था। असल में डार्क साइकोलॉजी जो होती है ना डॉक्टर साहब, डार्क साइकोलॉजी में क्या होता है कि आदमी अपने जो परिवेश बनता है चारों तरफ, उससे प्रभावित हो जाता है। वो ट्रोल से बचने की कोशिश करता है, और वो जो ट्रोल से बचने की कोशिश करता है फिर वो चलता है एजेंसीज के हिसाब से। वो अब सिखों को एक बात समझनी चाहिए कि भाई केवल लीडरशिप बची है ना, आज भी टूटे फूटे जैसे भी हम हैं, तो वो लीडरशिप आज भी सिखों के पास है। अब वेस्ट यूपी में कितना प्रभाव गया है जी, देखो वेस्ट यूपी के अंदर करीबन 700 to 1000 विलेजेस हैं जो सिखों के हैं। बाबा बघेल सिंह जी के साथ जब उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया तो पंजाब के सिख गए थे उनके साथ, तो वो फिर सारे वेस्ट यूपी में बस गए। वो वहां कहलाए जी पछादे जट। पछादे जट का मतलब है जो पश्चिम से आए जाट हो। वो आज भी पंजाबी बोलते हैं, मतलब उनकी जो लैंग्वेज है वो जैसे पुआधी लैंग्वेज है ना, उस तरीके की लैंग्वेज है पछादे जट्टों की। और इनकी पूरी कोशिश ये है कि भाई इसको, जैसे आर्य समाज ने आकर पहले हरियाणा में सिक्खी को रोक दिया था, अब भी इनकी यही कोशिश है कि हरियाणा के अंदर ये सिक्खी को रोके। अमित शाह का बयान भी आया था कि पंजाब को अगर कंट्रोल करना है ना तो पहले हरियाणा पे कंट्रोल करना पड़ेगा।
ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੂਹਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਦੂਹਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਸਕਣ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। डॉक्टर साहब, मेरा जो बर्थ है वो रोहतक में है। मेरा विलेज जसिया है रोहतक में। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे, वो गुवांढी हैं हमारे। जसिया उनका गांव सांगी है। बाई प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ और यहीं रोहतक बेस्ड मैं हूँ और यहीं से जो है अपनी एक्टिविटीज को सेंटर बना के रोहतक को हम लोग काम कर रहे हैं जी। ਜੀ ਸੋ ਦੂਹਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੋਹਤਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਬ ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਪੁਆਧ ਇੱਦਾਂ ਰੀਜਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। डॉक्टर साहब, हरियाणा में जो रोहतक, सोनीपत और झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, तो इसे ओल्ड रोहतक कहा जाता है। तो यहाँ जो कल्चर है वो देशवाली कल्चर इसे बोलते हैं। तो जो हरियाणवी जो ठेठ जो लैंग्वेज है जिसे हरियाणवी लैंग्वेज कहते हैं, वो इस एरिया में जो है वो शुद्ध हरियाणवी लैंग्वेज बोली जाती है। उसके बाद जो है चरखी दादरी, भिवानी, ये थोड़ा सा कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है यहाँ पर। और फिर हम जाते हैं दक्षिणी हरियाणा, साउथ हरियाणा में। वहाँ अहीर बेल्ट है, जो यादव बेल्ट वहां पर है। तो वहाँ कल्चर थोड़ा और डिफरेंट है, जो गुड़गांव से टच होती बेल्ट है। डॉक्टर साहब, फिर हम जाएं रोहतक, सोनीपत से आगे पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यहाँ जो कल्चर है पानीपत से आगे, उस कल्चर में सिक्खी का प्रभाव आना शुरू हो जाता है क्योंकि करनाल बेल्ट है, अम्बाड़ा है, कुरुक्षेत्र में भी सिक्खी का प्रभाव है। अच्छा, फिर रोहतक से हम लोग संगरूर की तरफ पंजाब में जाएं तो बीच में जींद है, जींद नरवाना है, वहां तक भी सिक्खी का प्रभाव है। तो रोहतक, सोनीपत, झज्जर जो है, इससे आगे हम लोग चलेंगे तो पानीपत से आगे अम्बाड़ा तक सिक्खी का प्रभाव है। और फिर जींद से आगे जो है वो पंजाब तक सिक्खी का प्रभाव है जी। तो इस तरीके से हरियाणा जो है ये बटा हुआ है। और सोनीपत, रोहतक, झज्जर, ये बेल्ट जो है हमारी, ये दिल्ली से टच करती है। तो दिल्ली NCR भी इसको बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। तो यहाँ पर जो है वो दिल्ली का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जो कॉरपोरेट का आजकल जो कल्चर चला हुआ है वो प्रभाव भी अब हमारे इस इलाके में आ गया है जी। जी, तो आधा हरियाणा जो है, आधे हरियाणा में सिक्खी का प्रभाव है जी। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਆਧ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,
ਇਹ ਬੈਲਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮਨਾ ਨਗਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਪੰਚਕੂਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸ ਬੈਲਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਇਆ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੂੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਬੈਲਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉੱਥੇ भी चेंज आया? तो जो किसान मूवमेंट चला दिल्ली में जी, तो क्योंकि रोहतक, सोनीपत, झज्जर ये दिल्ली से टच होता इलाका है, जी। तो यहाँ दिल्ली में संगू बॉर्डर जो सोनीपत का बॉर्डर था, और दूसरा बॉर्डर टीकरी बॉर्डर जो रोहतक और झज्जर का जो बॉर्डर रहा, तो उस वहां पे जो सबसे ज्यादा जो सिखों का और हरियाणा का जो तालमेल रहा वो इन्हीं दो बॉर्डर्स के ऊपर रहा। ये दोनों बॉर्डर जो है वो सोनीपत और रोहतक और झज्जर को टच करते बॉर्डर है। तो जिसकी वजह से जितना सपोर्ट जो है रोहतक, सोनीपत, झज्जर ने दिया, वो सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है किसान मूवमेंट में रहा। जैसे गांव से दूध पहुंचाने का काम, या उन पंजाब के भाइयों के साथ बैठने का काम, तो जिसकी वजह से हमारे इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है किसान मूवमेंट का। ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਤੇ ਜਾਟ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਲਚਰ, ਈਵਨ ਗੋਤ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ IIT ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਧੂ ਗਿੱਲ ਗੋਤ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਤ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ डिफरेंट ही क्यों समझते रहे? अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमारा जैसे रोहतक के बाद जो टीकरी बॉर्डर है, वहां 5 गांव ऐसे हैं जहां बाबा बूढ़ा जी का मेला भरता है जी। और उन गांव के अंदर जैसे असोदा गांव है, मंडोठी गांव है, वहां पर बाबा बूढ़ा जी के नाम पर मेले भरते हैं हर साल, और जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो बाबा बूढ़ा जी जो थे ना, उनका कनेक्शन भी हमारे इस एरिया से है। पुराने बुजुर्ग ये बताते हैं कि यहाँ बाबा बूढ़ा जी आए थे, और उसकी वजह ये है कि धर्म सिंह जी, जो भाई धर्म सिंह जी जो पंज प्यारों में शामिल हुए, वो बेसिकली मांडोठी गांव से थे, हमारे यहाँ झज्जर डिस्ट्रिक्ट में टीकरी बॉर्डर के नजदीक जहाँ मूवमेंट चली थी, किसान मूवमेंट, वहां जो है उनके जो एंसेस्टर्स थे वो मांडोठी विलेज से उठकर गए थे हस्तिनापुर में, मेरठ में, जहां से वो शामिल हुए थे पंज प्यारे जब बने थे जी। तो ये बताते हैं कि धर्म सिंह दलाल, उनका गोत्र था दलाल, तो धर्म सिंह, भाई धर्म सिंह जी की वजह से यहाँ के लोग जो है वो सिक्खी से जुड़ना शुरू हुआ, लोग जुड़ने शुरू हुए। और बाबा बूढ़ा जी भी यहाँ खुद भी आए थे, जो यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं जी। तो इस वजह से कल्चर तो सिक्खी का यहाँ पहुंच ही गया था। पगड़ी हमारे सारे बुजुर्ग बांधते थे, हथियार सारे बुजुर्ग रखते थे। अच्छा, गोत भी हमारे सेम थे। जैसे बताते हैं कि सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी का भी जो पुराना जो गांव है वो लोया कला है, जो यही है जी बहादुरगढ़ के नजदीक, वो भी मान है जो इस गांव में है। तो यहाँ से उनके पूर्वज उठ के पंजाब में गए थे, तो जिसकी वजह से
उदय सिंह मान जी भी हुए, एक यहाँ बड़े लीडर रहे। तो हमारे गोत्र जो है ना वो लगभग लगभग सेम है। गिल भी है जी जाटों में, यहाँ ग्रेवाल भी है, पन्नू भी है। अच्छा, जैसे मुझे तो अपना जो गोत्र है दुवन, उसके भी सिख मेरे को मिले जी। एक अच्छा जी। बिल्कुल देशवाड़ी बेल्ट के जैसे पंगाल गोत्र है, पंगाल भी हमें सिख मिले। दैया है, दैया भी हमें मतलब सिख मिले। तो जिसकी वजह से अगर हम जाएंगे ना थोड़ा डीपली, तो जो छोटे मतलब कि जो सिखों में हमें देशवाड़ी बेल्ट के भी गोत्र मिलते हैं। हाँ, इवन इवन पूनिया गोत ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੂਨੀਆ हाँ जी, ਗੋਤ ਨੇ पूर्णिया है ਕਾਫੀ। जी। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪੂਨੀਆ ਗੋਤ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਗੋਤ ਵੀ ਸੇਮ, ਜੜਾਂ ਵੀ ਸੇਮ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? डॉक्टर साहब, ये जुड़ रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि इवोल्यूशन में टाइम लगता है। और यहाँ जैसे कड़ा जो है वो पहुंच गया था, पगड़ी तो बांधते ही थे बुजुर्ग, मूछ दाढ़ी भी रखते थे, गोत्र भी हमारे सेम थे। लेकिन बीच में फिर ये हुआ 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई, तो उसके बाद 1857 का जब गदर हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो दिल्ली मंडल बोलते थे इसको, इसके कुछ एरिए को जैसे रोहतक, सोनीपत, झज्जर, इसको पंजाब से जोड़ दिया 1858 में अंग्रेजों ने। तो जिसकी वजह से पंजाब के साथ जब देशवाड़ी बेल्ट जुड़ी, जब दिल्ली मंडल के ये खित्ता जब पंजाब के साथ जुड़ा 1858 में, तो पंजाब का सिक्खी का प्रभाव वो हमारे इलाके में भी आना शुरू हो गया। तो वहां ये ब्राह्मणों को चिंता हुई कि भाई अगर सिक्खी देशवाड़ी बेल्ट में भी पहुंच गई तो फिर ये पूरे वेस्ट यूपी में फैल जाएगी और जो है आगे तक सिक्खी पहुंच जाएगी। तो 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। गुजराती ब्राह्मण था दयानंद सरस्वती, जिसका नाम था पंडित मूल शंकर तिवारी। उसने जो है मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, ये सोचकर की कि भाई किसी तरीके से सिक्खी को हरियाणा में जाटों में घुसने से रोकना है, सिक्खी का प्रभाव जाटों में ना आए, ये उन्होंने स्ट्रेटजी तैयार की। और पूरी तैयारी करके 1877 में लाहौर में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया आर्य समाज ने। तो आर्य समाज जो है उसने फिर कास्ट का कार्ड भी खेला। जैसे सत्यार्थ प्रकाश का जो सेकंड एडिशन है 1884 में पब्लिश हुआ, उसमें जो है ना जाट को जाट जी लिखा है इन्होंने कि भाई जब ऐसे ही जाट जी जैसे महापुरुष संसार में हो तो पोप लीला संसार में ना चले। तो जिसकी वजह से फिर इनके जो भजनी आते थे, इनके जो प्रचार कार्य समाज के आते थे, वो भी जाटों को काफी मतलब कि चढ़ाते थे कि भाई जाट क्षत्रिय है, जाट सूर्यवंशी है। तो हमारे लोग जो है ना उनको कभी ऐसा सुनने में मिला नहीं था कि कोई जाटों को भी कोई रिस्पेक्ट दे हमारे एरिया में। क्योंकि आप देखेंगे ना कि कोई जन्म कुंडली बनवाए उसको भी ये शूद्र लिखते हैं। मेरा राक्षस लिख रखा है, मेरा गण जो है गण राक्षस, वर्ण शूद्र, जाति जाट। तो ये सभी का इस तरीके से था। और ब्राह्मणों के जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों में भी इन्होंने जाटों को बहुत गलत लिखा हुआ था। तो जिसकी वजह से अब एकदम से दयानंद सरस्वती आया, उसने उस जमाने में ब्रिटिश टाइम में जब आइडेंटिटीज, नई आइडेंटिटीज बन रही थी, और क्योंकि आइडेंटिटीज का एक संकट भी आ गया था, क्योंकि उस टाइम जो है एक नया दौर शुरू हुआ था अंग्रेजों के आने के बाद, तो जिसमें आदमी ब्रिटिश राज के हिसाब से अपनी आइडेंटिटीज को मोल्ड कर रहे थे। तो वहां जरूरी था कि भाई हर एक कम्युनिटी अपनी अच्छी आइडेंटिटी लेकर सामने आए। तो वहां जब दयानंद ने जाटों को क्षत्रिय कहा तो जाट उसके बहकावे में आ गए। और सिक्खी इस तरीके से कास्ट को लेके, सिक्खी सिद्धांत की वजह से कास्ट को लेके प्रचार कर नहीं सकती कि भाई पार्टिकुलर किसी कास्ट को हम लोग जो है केवल सिक्खी के प्रचार के लिए जो है उसको चढ़ाना शुरू करें या उसकी
बड़ाई करनी, उसकी प्रेज करनी शुरू करें, ये सिक्खी फलसफे के खिलाफ है। तो लेकिन आर्य समाज जो था उसको तो पार्टिकुलरली करना ही जाटों में प्रचार था कि जाटों को सिक्खी से तोड़ने के लिए। तो जिसकी वजह से एक तो जाटों को जो है वो आर्य समाज के बहकावे में जाट आ गए, तो जिसकी वजह से हमारी बेल्ट में जो है वो सिक्खी का प्रचार प्रसार रुक गया। अच्छा, दयानंद जो था ना, ये कोई फर्स्ट अटैक नहीं था यहाँ सिक्खी को रोकने के लिए, ये लास्ट अटेम्प्ट था सिक्खी को रोकने के लिए। उससे पहले भी जो है यहाँ सिक्खी को रोकने के लिए और भी अटेम्प्ट हुए हैं, उनका मैं जिक्र इसलिए नहीं अभी कर सकता क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी डॉक्टर साहब खड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं केवल आर्य समाज तक ही अभी अपना सीमित कर रहा हूँ इस बात को। अदरवाइज तो आर्य समाज से पहले भी सिक्खी को रोकने के लिए जो है कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिशें सफल नहीं हो पाई। ये कोशिश सफल हुई आर्य समाज का जो एक्सपेरिमेंट था। तो आर्य समाज की वजह से हम लोग सिक्खी माने से जो है यहाँ रह गए। उसके बाद क्या हुआ डॉक्टर साहब कि फिर पॉलिटिक्स दूसरे ढंग की शुरू होगी। जैसे हरियाणा अलग बन गया, फिर हरियाणा में जो है वो एंटी पंजाब नैरेटिव सेट करने की आर्य समाजियों ने कोशिश की कि भाई पंजाब वाले तो हम पर जो है पंजाबी थोप रहे हैं, और जो है यहाँ हिंदी होना चाहिए, हिंदी आंदोलन भी चलाया यहाँ आर्य समाजियों ने। तो और फिर SYL का इशू, और जो है फिर अबोहर फाजिल्का का इशू और चंडीगढ़ का इशू बनाकर हरियाणा पंजाब को एक नहीं होने दिया। आप देखेंगे कि हरियाणा पंजाब का जो पूरा बॉर्डर है ना, उस पूरे बॉर्डर के ऊपर जो सीटें हैं, चाहे विधानसभा की सीटें हो चाहे लोकसभा की सीटें हो, वो सारी की सारी सीटें रिजर्व सीटें हैं। मतलब पूरा का पूरा हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है वहां रिजर्व सीटें बना दी गई, एक बफर की तरह उन रिजर्व सीटों ने काम किया। अदरवाइज आप देखेंगे कि हरियाणा और यूपी का जो बॉर्डर है उसके ऊपर एक भी सीट रिजर्व नहीं है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। हम चाह रहे हैं रिजर्वेशन हो, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, इसीलिए तो खुद जाटों ने भी रिजर्वेशन की डिमांड की थी, हरियाणा के जाटों ने, जिसमें मैं जेल में भी गया। लेकिन इस रिजर्वेशन का जो इस्तेमाल किया स्टेट ने, वो जो है इस तरीके से किया कि कहीं पंजाब का जो पॉलिटिकल जो नैरेटिव है वो हरियाणा में ना आ जाए। मतलब पंजाब की सियासत में क्या हो रहा है वो हरियाणा के लोग ना समझ पाए। तो इसके लिए एक तो ये किया कि जो पुराने जो सेंसस है ना ब्रिटिश टाइम के, वो ये कहते हैं कि भाई हरियाणवी जो बोली है ना वो पंजाबी बोली का, पंजाबी लैंग्वेज का वो एक पार्ट है। मतलब हरियाणवी बोली जैसे पुआधी है, ये भी पंजाबी लैंग्वेज ही है। तो ब्रिटिश टाइम के सेंसस ये कहते हैं, वो सेंसस की रिपोर्ट है हमारे पास, कि भाई हरियाणवी जो बोली है ये बेसिकली ये पंजाबी बोली ही है, पंजाबी लैंग्वेज ही है। तो जिस वजह से कायदे से हरियाणा के अंदर जो है ना वो गुरमुखी होनी चाहिए थी लागू, ना कि हिंदी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ के लोग तो हरियाणवी बोलते हैं, तो हरियाणवी जो शब्द हैं वो ज्यादातर शब्द वो हिंदी से नहीं मिलते, वो शब्द वो पंजाबी से मिलते हैं, और फिर ब्रिटिश सेंसस भी ये कह रहा है। और आप देखेंगे कि 1947 के बाद ये भी आंकड़े हैं, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो ये रोहतक सोनीपत झज्जर या जो हरियाणा के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा पंजाबी सीख रहे थे उस टाइम। मेरे फादर भी पंजाबी लिखना पढ़ना जानते हैं, मेरी मदर भी पंजाबी लिखना पढ़ना जानती हैं और बोलना भी जानते हैं। और ये मेरे फादर और मदर की बात नहीं है, उस जमाने में जितने हमारे बुजुर्ग थे वो लगभग सारे के सारे पंजाबी लिखना पढ़ना जानते हैं। तो पंजाबी यहाँ प्रफुल्लित हो रही थी, क्योंकि पंजाबी को लिखना पढ़ना सीखना बहुत आसान था हमारे लिए, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में पंजाबी के वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं हरियाणवी लैंग्वेज में। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ हिंदी जो है वो ला दी। अब हरियाणा के आदमी हिंदी पढ़ रहे हैं, फिर पंजाब के लोग गुरमुखी पढ़ रहे हैं, तो एक तो ये जो लैंग्वेज का जो पढ़ाई का जो बैरियर हुआ ना, तो अब हिंदी पढ़ रहे हैं मान लो हरियाणा के लोग, तो वो फिर पंजाब को थोड़ा ना पढ़ेंगे, वो तो फिर कोई बिहार का कोई हिंदी राइटर होगा या कोई यूपी का हिंदी राइटर होगा, उनको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हरियाणवी कल्चर को इन्होंने जो है यूपी और बिहार से जोड़ दिया हिंदी के थ्रू।
और पंजाब से काट दिया। तो जी ये भी एक एक जो है ना रीजन रहा कि हम लोग जो है वो सिक्खी की तरफ नहीं मुड़ पाए, जी स्टेट की वजह से, ਜੀ ਸੋ ਇਹ और ਤਾਂ पहले ਬਿਲਕੁਲ आर्य समाज की वजह से। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੋ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੋੜਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਹੈ ਸਰਵਾਰਾ। ਸੋ ਸਰਵਾਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ 20 25 30 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਧੂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆਏ। ਸੋ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ अच्छा डॉक्टर साहब, जी आपने जैसे जिस ट्राइबल कल्चर का जिक्र किया ना डॉक्टर साहब, जी जी तो जैसे जाट है वो अपने ट्राइब से सिक्खी में आया है जी, और जाट जो है वो अपने ट्राइब से हिंदू बना आर्य समाज की वजह से, और जाट जो है अपनी ट्राइब से ही मुसलमान बना। मतलब ये जो कहते हैं ना कि भाई हिंदू से हम लोग सिख बने हैं, हम हिंदू से सिख नहीं बने, हम अपने ट्राइबल कल्चर से सिक्खी में गए हैं, हम अपने ट्राइब से मुसलमान बने और ट्राइब से ही हम हिंदू बने हैं। तो इस वजह से ये जो नैरेटिव बताते हैं ना कि भाई हिंदू से सिख बने हैं, हिंदू से कोई सिख नहीं बना, सब आप अपने ट्राइब से सिक्खी में गए। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਲਚਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਲਚਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਵਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ, ਇਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਵਨ ਜੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਓਇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ HSGMC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਫਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤਾਂ। डॉक्टर साहब, हरियाणा में ये फर्स्ट इलेक्शन था हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। तो इस इलेक्शन को मैंने ना बहुत ऑब्जर्व किया कि भाई हम देखें सिख पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है। तो ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। अब इसमें ये था डॉक्टर साहब कि पहले तो हमने ये कोशिश की, कुरुक्षेत्र में 2 बार मीटिंग्स बुलाई, जितने भी हरियाणा के आगू थे सिख लीडरशिप, उन सबको हमने कोशिश की कि भाई इकट्ठा करें। और कुरुक्षेत्र में 2 बार मीटिंग्स जो है ये हमने बुलाई सर। उसमें हरियाणा में जितने सिख लीडरशिप थी वो लगभग उसमें आई भी,
लेकिन इस बात के ऊपर किसी ने सहमति नहीं बनाई कि भाई हमें इलेक्शन की जरूरत ही ना पड़े, हम आपस में सर्वसम्मति बनाकर और एक एग्जाम्पल सेट करें और ये भी कहें हम कि भाई हम ईवीएम से इलेक्शन नहीं करवाएंगे, कम से कम हम यहाँ तो रोक ही सकते हैं ना ईवीएम को, यहाँ कम से कम बैलेट से इलेक्शन जो है होना चाहिए। लेकिन कोई सहमति जो है जितनी सिख लीडरशिप थी उनकी आपस में बन नहीं पाई और ईवीएम से ही फिर इलेक्शन हुए डॉक्टर साहब। जी ना तो ईवीएम के ऊपर सहमति बन पाई और ना ही इस चीज के ऊपर सहमति बन पाई कि भाई हम जो है वो सर्वसम्मति से इलेक्शन करवाए जाएं। जी और जितने भी लीडरशिप थी वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालने का काम भी उन 2 मीटिंग्स में कर रही थी कि भाई हमारी इन लोगों के साथ सर्वसम्मति नहीं बन सकती। अभी जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो हरियाणा में है 40 सीटें, तो हंग असेंबली आ गई, मतलब किसी जत्थेबंदी को कोई पूरी मेजोरिटी मिली नहीं। जब पूरी मेजोरिटी नहीं मिली तो जो लोग ये कह रहे थे इलेक्शन से पहले कि भाई हम सर्वसम्मति बनाएं और जो है हम हमारी कंसेंसस नहीं बन सकती, हम उन लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, इलेक्शन से पहले जो कह रहे थे, तो इलेक्शन होने के बाद वो उन्हीं के साथ बैठते हुए नजर आए। किस लिए? कि भाई हमें 2-4 जो है सीटों का हमें फायदा हो जाए, 2-4 मेंबर्स का हमें फायदा हो जाए। तो एक तो ये भी मुझे इस चीज का दुख हुआ कि भाई पहले तुम आपस में लड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई इन लोगों के साथ हमारी सहमति नहीं बन सकती, अब उन्हीं के पास जाके बैठना शुरू कर दिया, उन्हीं के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद डॉक्टर साहब क्या हुआ कि ये जो 40 मेंबर थे, इन 40 मेंबर्स को आगे 9 मेंबर नॉमिनेट करने थे। तो अब 9 मेंबर नॉमिनेट करें, उसके ऊपर झगड़ा हो गया शुरू, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ये कोशिश की कि भाई अपने मेंबर्स को जो है वो दे दिया जाए और उसमें जो कुछ मेंबर्स हार गए थे वो भी ये चाह रहे थे कि भाई वो दोबारा से नॉमिनेट होकर आ जाएं। तो जिसकी वजह से अब नॉमिनेशन के ऊपर भी झगड़ा पड़ गया, भाई किन किन को नॉमिनेट करें। तो गवर्नमेंट ने ये कहा, जिसको भी इन्होंने बना रखा था कि भाई वो फैसला कराएगा, जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, उसने कहा कि भाई देखो जो नॉमिनेशन का कानून है ना वो पंजाब का कानून है, वो हमारा कानून नहीं है हरियाणा का, तो इसलिए हम एक नया कानून बनाएंगे जिसमें नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है उसको हम तय करेंगे कि भाई कैसे उस नॉमिनेशन की प्रक्रिया को तय करना है, क्योंकि वो तो पंजाब की है। तो वहां भी इन्होंने लटकाया मैटर और तब तक मैनिपुलेशन भी गवर्नमेंट करती रही। अब जो है हरियाणा के अंदर वो फिर ये कानून भी लेकर आए, इन्होंने अमेंडमेंट्स भी किए, पंजाब का जो एक्ट था उस अपना नया एक्ट ये लेकर आए और फिर नॉमिनेट भी किए मेंबर्स, जो हार गए उनको भी नॉमिनेट किया। तो अब ये असेंबली बन गई है हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की। लेकिन ये जो है मुझे लगता नहीं है कि कोई क्रिएटिव काम डॉक्टर साहब कर पाएंगे। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर है और गवर्नमेंट ने ये एक तरीके से ये बनवाई है, पूरा मैनिपुलेशन इसमें किया है। तो जिसकी वजह से जो जिस तरीके से काम हुआ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही, तो मेरा तो आपको सच बात बताऊं, मेरा ये मोह भंग हो गया इस पंथक पॉलिटिक्स से, खासकर हरियाणा के पंथक पॉलिटिक्स से, क्योंकि कोई मुझे इस तरीके से करेक्टर नजर आया नहीं, मुझे माफ करना, कि भाई कोई हम स्टैंड लेकर कोई काम करें। तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जितने मेंबर्स बने हैं ये मेंबर छोटा मोटा काम तो करवा देंगे, भाई किसी को कोई प्रशासन में किसी एसएचओ को कहलवाना हो या जो है किसी छोटा मोटा कोई काम वेलफेयर का काम तो करवा देंगे। लेकिन सिक्खी का जो होना चाहिए ना, जो लहर जो सिक्खी की उठनी चाहिए, उस लहर में ये कोई जो है कोई, मुझे लगता नहीं है कि ये कोई काम कर पाएगी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। केवल एक फॉर्मेलिटीज के काम जो है ना वो ये करवाएंगे और इससे ज्यादा मुझे इनसे कोई उम्मीद है नहीं डॉक्टर साहब जी। ਜੀ ਦੂਹਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੋਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੋਮੀਨੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀडरशिप ने कोई सूझबूझ वाली गल नहीं की थी। सो अब इसका डॉक्टर अब ये हुआ कि जैसे जो पार्टीशन हुआ ना 1947 में जी, तो उसमें एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें गांधी नेहरू से ये पूछा गया कि भाई आप जो है आपने पार्टीशन के ऊपर दस्तखत कर दिए पार्टीशन के दस्तावेजों पर, आप थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए था, पार्टीशन को नहीं होने देना चाहिए था। तो उस किताब में गांधी नेहरू के हवाले से ये लिखा है कि उन्होंने कहा भाई हम बूढ़े हो गए थे तो और हमें राज भी चाहिए था, तो जिसकी वजह से हम और इंतजार नहीं कर सकते थे। तब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अलग करवाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया उन लोगों का एक लंबा संघर्ष रहा, हम मान लेते हैं, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए और अब उनको ये हो गया कि भाई किसी तरीके से तुम अगर चौधरी नहीं बने, तुम्हारे पास राज नहीं आया तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। तो उनका जो अपना लालच था ना, उस लालच में उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट के आगे सरेंडर करते चले गए और एक जो करैक्टर होना चाहिए ना वो दिखा नहीं पाए डॉक्टर साहब जी। नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਦੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ। ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਜੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪॉजिटिव चेंज ਤਾਂ ਹੋਵੇ। सो वो भी एक पॉजिटिव। नहीं डॉक्टर साहब, पता है क्या है, जैसे हरियाणा जो बना था वो इस ये सोच के बना था कि भाई क्योंकि जिन लोगों ने हरियाणा बनाने के लिए मूवमेंट चलाई थी उन लोगों का ये कहना था, उस टाइम आर्ग्यूमेंट ये था, उनका तर्क ये था कि भाई हरियाणा के ऊपर पंजाब के लोग जो है वो पंजाबी थोप रहे हैं या हरियाणा में पंजाबी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो हरियाणा जो है वो हरियाणवी लोगों के लिए होना चाहिए। तो जिसकी वजह से जो है हरियाणा बना। अब हरियाणा बन गया तो हरियाणा हरियाणवी लोगों के लिए होना चाहिए। तो जो है वो भी सवाल उठा जब खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि खट्टर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो वो भी तो पाकिस्तान पंजाब में ही उनका जन्म हुआ, वो भी तो पाकिस्तान पंजाब से थे, तो फिर हरियाणा हरियाणवी लोगों के लिए कहाँ रह गया फिर, मतलब वो जो था तो फिर तो इससे अच्छा तो पंजाब में क्या कमी थी, फिर सरदार प्रताप सिंह कैरो में क्या कमी थी, मतलब ये भी एक सवाल उठा। तो वो भी पर्पस जो था, अच्छा आज तो फिर हरियाणा को फिर गुजराती जो है वो चला रहे हैं, तो फिर हरियाणा बनने का जो पर्पस है वो तो डिफीट हो गया ना। इसी तरीके से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये सोच के बने कि भाई, क्योंकि यही तर्क था ना, यही तो मत की बातें थी कि भाई पंजाब जो है पंजाब वाले हरियाणा में डोमिनेट कर रहे हैं, हरियाणा के गुरुद्वारों का पैसा जो है वो पंजाब में लेके जा रहे हैं, हरियाणा के नए गुरुद्वारे बन नहीं रहे, हरियाणा के अंदर जो है गुरुद्वारों के वेलफेयर में, सिक्खी वेलफेयर में कोई काम नहीं हो रहा, हरियाणा में सिख लीडरशिप खड़ी नहीं हो पा रही क्योंकि पंजाब डोमिनेट कर रहा है। अब इन्होंने बना दिया जी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग कर दी। अब वो जो इनके दिमाग में था कि पंजाब वाले डोमिनेट कर रहे हैं या हरियाणा, अब वो पर्पस भी अब डिफीट हो गया, क्योंकि अब भी हरियाणा के अंदर जो है वो गुजरातियों का प्रभाव या दिल्ली सत्ता का प्रभाव हो गया। पंजाब का तो प्रभाव मान लो ये कह रहे हैं खत्म हो गया, लेकिन अब प्रभाव किसका आ गया हरियाणा में, अब तो फिर गुजरातियों का प्रभाव आ गया, फिर दिल्ली के लालाओं का प्रभाव आ गया। तो जिसकी वजह से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी जिस मकसद से लेकर ये सोच रहे थे हमने बनाई है, वो मकसद भी इनका डिफीट हो गया है डॉक्टर साहब।
ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਲੀਗਲੀ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਲੀਗਲੀ ਗਏ, ਕੁਛ US ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਕੁਛ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ, UK ਗਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? डॉक्टर साहब, बात यह है कि स्टेट जो है ना वो किसी न किसी को अलग अलग टाइम पे टूल जो है वो बनाएगी। मतलब आज फर्ज करो, अब रोड हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट के लड़के, वो विदेशों में गए हुए हैं। अच्छा, जो रोड बिरादरी विदेशों में गई वो इस वजह से गई क्योंकि करनाल में सिख बेल्ट भी है। तो वो सिख पंजाब करनाल के जो विदेशों में जा रहे थे, तो रोडों को भी ये सोधी आई, उनको भी ये सूझ आई, उनके दिमाग में भी आया कि भाई तुमको भी विदेशों में जाना चाहिए। तो जो लाइन सिखों ने डाली थी, करनाल के सिखों ने, उसी लाइन पर चल के जो रोड बिरादरी के जो लड़के थे वो विदेशों में चले गए। अब वो जो विदेशों में गए तो अब हुआ क्या कि करनाल बेल्ट में ही मनोहर लाल खट्टर जी वो चीफ मिनिस्टर बने करनाल से। तो जिसकी वजह से बीजेपी ने स्पेशल काम किया रोड बिरादरी के ऊपर। इससे पहले इनका आइडेंटिटी ही बदलने की कोशिश की थी। इनको कहा कि भाई जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब मराठे आए थे महाराष्ट्र से, तो वो मराठे यहीं बस गए थे, तो तुम मराठे हो, तो तुम जो है ना मराठों की औलाद हो। तो अब ये बात भी कई रोड लड़कों के दिमाग में आ गई कि भाई तुम मराठे हो। अच्छा, जबकि जो रोड बिरादरी है, इनके गोत जो है ना वो जाटों से मिलते हैं। इनकी जो हाइट है, इनका जो DNA है, इनकी जो बोली है, वो जाटों से मिलती है। वो तो मराठों से मिलती ही नहीं। मराठों की तो हाइट, जो उनका रंग भी सांवला होता है, मराठों का हाइट भी इतनी नहीं होती। अच्छा, बोली भी उनकी अलग होती है। तो ये तो पूरे हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं जो रोड हैं, गोत भी इनके हैं। जैसे अब नीरज चोपड़ा है, हमारा भाई, वो मेडल लेके आया जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में। तो चोपड़ा जो गोत है ना वो जाटों में है, चोपड़ा गोत जो है वो रोडों में है। तो अब इन्होंने क्या किया जी, क्योंकि करनाल के अंदर मनोहर लाल खट्टर का प्रभाव था, तो जिस तो यहाँ पूरा काम हुआ। पहले तो जैसे रोडों को आर्य समाज के प्रभाव में भी रोड काफी आए थे, फिर रोड जो है अब इनकी आइडेंटिटी बदलती, भाई तुम मराठा हो। अब मराठा आइडेंटिटी के साथ जो है ना रोड विदेशों में चले गए। और मनोहर लाल खट्टर करनाल में चूंकि चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने भी काम किया। इनको भी लगा कि भाई सरकार के साथ मिलकर तुम कुछ फायदा उठा सकते हो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तुम्हारे एरिया से आ गया है। तो जितनी हरियाणा का जो यूथ जो कह रहे हैं ना भाई विदेशों के अंदर पंजाब का विरोध कर रहा है, खालिस्तान के इशू का, पंजाब का जो विरोध कर रहे हैं, सिक्खी का जो विरोध कर रहे हैं, वो जाट नहीं कर रहे, वो बेसिकली रोड बिरादरी के लड़के कर रहे हैं। और इनके गोत क्योंकि जाटों से मिलते हैं तो लोगों को ये लगता है कि भाई ये भी जाट ही होंगे। ये अपने आप को रिप्रेजेंट भी इसी तरीके से करते हैं। इन्होंने जाटों के नाम पे अपनी आईडीज बना रखी हैं। और वहां जो है ये नहीं कहते भाई हम रोड हैं, ये कहते हैं जी हम तो जय हरियाणा, हरियाणा का नाम ले देते हैं। तो लोग ये मानते हैं कि भाई ये हरियाणा के हैं तो ये जाट ही होंगे। अच्छा, अब उसमें ये नहीं है कि भाई जाट यूथ नहीं होगा मान लो उन प्रोटेस्ट में, लेकिन इतना जरूर है जाटों की जो उसमें परसेंटेज रहेगी ना वो ज्यादा से ज्यादा 5% होंगे। जैसे 100 हरियाणा के लड़के होंगे, रोड होंगे, तो उसमें से 5 ही मिलेंगे जो जाट होंगे। इतने तो लगभग जो है हर प्रोटेस्ट में शामिल हो ही जाते हैं। लेकिन इतना भी है डॉक्टर साहब कि भाई फर्ज करो रोडों को भी हम समझा दें, रोड बिरादरी भी किसान बिरादरी है, वो भी आज निकल उनको भी हम समझा दें, लेकिन फिर कोई तीसरी बिरादरी को गवर्नमेंट खड़ी कर देगी। मतलब इनको तो कोई ना कोई बिरादरी को पकड़ना ही है
जैसे जब जाट रिजर्वेशन मूवमेंट हमने शुरू की तो उसमें राजकुमार सैनी जो है वो बड़ा जाटों के खिलाफ बोलता था और माहौल बड़ा खराब करने की उसने हरियाणा में कोशिश की। वो जाटों को खुलेआम जो है वो आलोचना उनकी करने लगा, कंडम करने लगा जाटों को। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, राजकुमार सैनी को भी थोड़े दिनों के बाद समझ में आई कि भाई तू गलत कर रहा है। जाट भी खेती किसानी करने वाले कौम है, सैनी भी खेती किसानी करने वाली कौम है, कोई फर्क नहीं है सैनी में और जाट में। उसको ये समझ आ गई। जब उसको समझ आई तो उसने फिर जो है वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया खुलेआम। फिर उसको जो समझ आई, उसको लगा कि यार तेरे साथ धोखा हो गया, जाट तो हमारे भाई हैं। वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई अब सैनी जो है ना वो कहीं उनके अंदर ये जागरूकता ना आ जाए वो कि भाई तुम्हारे असली दुश्मन कौन है, तुम्हारा भाई कौन है। तो फिर गवर्नमेंट ने नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। जब राजकुमार सैनी ने समझाना शुरू किया अपनी बिरादरी को एक सही लाइन के ऊपर, तो फिर उन्होंने राजकुमार सैनी को बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये, अच्छा उससे पहले जो खुद जो जाट कम्युनिटी थी वो आर्य समाजी थी। और आर्य समाज के मूवमेंट्स में सर छोटू राम की डेथ के बाद, सर छोटू राम जब तक थे वो तो संभाल रखा था उन्होंने इस खित्ते को, वो नहीं जाटों को गलत ट्रैक के ऊपर जाने दे रहे थे। लेकिन उनकी डेथ के बाद जो है ना पॉलिटिकल एम्बिशंस लोगों की बढ़ गई और वो इस आर्य समाजी लाइन के ऊपर चल पड़े। तो उससे पहले जाट रिग्रेसिव फोर्स थी। अब जो है मान लो रोड रिग्रेसिव फोर्स हो गए, प्रतिक्रांति में शामिल हो गए। और इससे पहले राजकुमार सैनी जो है ना उसने सैनियों को कोशिश की थी कि भाई वो एंटी जाट हो जाएं या प्रो आरएसएस की लाइन पर चले। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आज ये तो किसी न किसी को खड़ा करते रहेंगे। आज मान लो वहां रोड खड़े हैं, वो रोड भी उनको भी समझ आ जाएगी, फिर किसी और बिरादरी को खड़ी कर देंगे। जब तक आरएसएस रहेगी, जब तक ये हिंदू ब्राह्मणिस्ट आइडियोलॉजी रहेगी ना, तब तक इस तरीके के इंसिडेंट्स हमको देखने को मिलते रहेंगे। डॉक्टर साहब ये रुकेंगे नहीं। इनकी जो माँ है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो आरएसएस है जो इस चीज के ऊपर लगातार काम कर रही है। तो हम लोग ये तो ठीक है, हमें नजर आ रहा है कि भाई हरियाणा के जो लड़के बाहर गए हैं वो कुछ लड़के पंजाब का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो है ना वो आरएसएस है। उन लड़कों को भी हम समझा देंगे, फिर नए लड़के ये खड़े कर देंगे, क्योंकि इनको तो रिक्रूटमेंट करनी है, पैसे दे के भी करनी है और समझा के भी करनी है। तो वो जो हमें नजर आ रहा है ना वो तो केवल ऊपरी चीजें हैं डॉक्टर साहब। असल में जो हम लोग है ना हाथों को देख रहे हैं, जो हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम ब्रेन को नहीं देख रहे। ब्रेन इनके पीछे आरएसएस का, ये तो यूज ਹੋ ਰਹੇ हैं हमारे लड़के जो है। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਡਿਲਿਊਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਾਮਸਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹਿਨਾਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰਾਠਾ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿ ਉਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? डॉक्टर साहब, अभी जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ, जिसमें पहलगाम में कश्मीर में आतंकवादियों ने जो है वहां टूरिस्ट्स को मार दिया, तो इसके बाद जो है ना एक वार का सिंड्रोम पैदा करने की कोशिश हुई, और उसकी वजह भी ये है कि भाई वार का अगर माहौल तैयार होगा तो आगे बिहार में इलेक्शन है, बंगाल में इलेक्शन है। ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने नाम रखा, सिंदूर वहीं की औरतें लगाती हैं। फिर मोदी ने कहा जी हमारे रगों में सिंदूर तोड़ रहा है। तो अब जो है वहीं एक इलेक्शन का भी पर्सपेक्टिव था। दूसरा इसमें यह भी था कि पहलगाम में सुनने में आया है कि अडानी जो है वो 2 5-स्टार होटल्स भी बना रहा है, और दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे जो बन रहा था, उस दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे की वजह से अमृतसर और कटरा कश्मीर मतलब एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। 370 धारा हट गई थी, तो 370 धारा हटने की वजह से और इस हाईवे की वजह से जो पॉसिबिलिटी बनी थी, तो वो देखते हुए पंजाब के जो लाला थे उन्होंने काफी जमीन जो है वो फार्म हाउसेस बनाने शुरू कर दिए थे कश्मीर में। तो अब ये जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, इसकी वजह से अब होगा क्या कि वो सारे पंजाबी जो लाला थे जिन्होंने जमीन खरीदनी शुरू कर दी थी कश्मीर में, वो सारे वहां से भाग जाएंगे, जमीनें उनकी सस्ती हो जाएंगी। अब वो जब जमीनें उनकी सस्ती होंगी तो वहां केवल अडानी बचेगा जो वहां जमीन खरीद सकता है। माने पूरा का पूरा जो बिल्डर लाइन के हिसाब से हम देखें, रियल एस्टेट के लाइन के हिसाब से देखें, तो कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। तो अब वो पूरा का पूरा जो स्कोप है ना, वो जो इंडियन जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं वही उसको फुलफिल करेंगे, और वही वहां कॉलोनीज काटेंगे, वही वहां जो है फ्लैट्स काटेंगे, और उस वहां बेचकर उसको एक बड़ा बिजनेस वो तैयार करेंगे, बड़ा मुनाफा वो लेंगे। आज से करीबन 20 साल पहले की बात है, इंडिया के अंदर एक बात फैली थी, और ये हकीकत भी थी कि भाई पेप्सी कोक के अंदर पेस्टिसाइड्स हैं। तो जब ये बात फैली कि पेप्सी कोक के अंदर पेस्टिसाइड्स हैं, तो उस जमाने में इस तरीके से गवर्नमेंट ने पैरामीटर्स बनाए, नॉर्म्स बनाए कि जिन नॉर्म्स को पूरा करने के लिए बड़ी मशीनें लगानी पड़ेंगी, वो बड़ी मशीनें लगेंगी तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो है वो पेस्टिसाइड्स नहीं आ पाएंगे। तो वो बड़ी मशीनें लगाने का खर्चा जो था डॉक्टर साहब वो 1 करोड़ रुपए था। अब 1 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो छोटी सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनीज कैसे अफोर्ड करती, तो जिसकी वजह से केवल पेप्सी कोक ही उसको अफोर्ड कर सकती थी। तो पेप्सी कोक के अंदर पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, और उसकी वजह से पूरे भारत की जो छोटी बॉटलिंग प्लांट्स थे ना वो बंद हो गए। आखिर में सरवाइव करना था पेप्सी कोक को ही, और पेप्सी कोक जो है वो थोड़ा सा झटका देकर और उसमें सभी को साफ करके वो सरवाइव कर गई। खैर, तो जो पहलगाम जो कांड हुआ उसमें जिन्होंने ये काम किया है वो उनमें से आज तक तो एक भी नहीं पकड़ा गया है। भाई कम से कम उनको पकड़ो तो सही, उनमें से एक भी नहीं पकड़ा गया। तो डॉक्टर साहब जो हुआ ये गलत हुआ। इसके बाद जो और भी जो बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि भाई इंडिया जो है और पाकिस्तान के बीच में जो वार की सिचुएशन क्रिएट हुई कि भाई दोनों आपस में लड़ने की जो सिचुएशन जो बनी डॉक्टर साहब, उसकी वजह से और भी हमारे जो नौजवान थे, जो फौजी थे, वो शहीद हुए। अच्छा, अब बात ये है ना, जो बनिया होता है ना डॉक्टर साहब, वो हरियाणा में कहावत है, वो जब लड़ाई होगी तो गड़ी हुई ईंट उखाड़ने की कोशिश करता है। माने जो ईंट धरती में गड़ी हुई हो ना, वो उसकी तरफ भागेगा जो बनिया होगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई ये ईंट जो है ना ये धरती से निकलेगी नहीं, क्योंकि ये तो धरती में गड़ी हुई है, और अगले का सिर फूटेगा नहीं। लेकिन वो एक्टिंग ऐसी कर देगा उस गड़ी हुई ईंट को उखाड़ने की कि भाई अगले आदमी को लगेगा कि भाई बनिया बहुत बहादुर है। तो जो ये गुजराती लाला है ना डॉक्टर साहब, ये पूरी लड़ाई तो लड़ी नहीं सकते, ये तो गड़ी हुई ईंटों की तरफ भागेंगे।
तो अब बीच बीच में जो लड़ाई इन्होंने शुरू की, इन्होंने कहा जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर तुमने जो है ना फिर ये लड़ाई को रोक क्यों दिया भाई? अगर या तो खेल में पढ़ो मत, और खेल में पढ़ो तो फिर डॉक्टर साहब पूरा खेल उतारो, उस खेल को पूरा करो। अब मैंने तो अपनी लाइफ में है ना दो मतलब कि ये सिद्धांत बना रखे हैं कि भाई एक तो अपनी सेहत को ठीक रखना है, और दूसरा जिस खेल में जाएंगे ना उस खेल को फिर हम पूरा उतारेंगे। और ये मैं अपने जो मेरे सर्कल में जो साथी हैं जो हमारे कैडर से जुड़े हुए हैं उनको मैं यही बात कहता हूँ, मैं कहा भाई अपनी सेहत को ठीक रखो और जिस खेल में आओ ना उस खेल को फिर पूरा उतारो। लेकिन जो लाला है ना डॉक्टर साहब, वो कभी भी लड़ाई के मैदान के ऊपर पूरा उतर नहीं सकते। हम कह रहे थे भाई पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हो तो परमाणु बम तक जाओ, फिर तुम फिर रुको मत, फिर जितने तुम्हारे असले तुमने तैयार किए हैं परमाणु बम उनका भी इस्तेमाल होने दो। लेकिन ये क्या बात हुई डॉक्टर साहब कि भाई तीसरे दिन इन्होंने इस लड़ाई को रोक दिया। अच्छा, लेकिन इस 3 दिन में है ना पूरे इंडिया के जितने भी क्रांतिकारी बन रहे थे ना डॉक्टर साहब, उन सबका ये परीक्षण हो गया, सबका पता लग गया भाई कौन कितने पानी में है। कबीर साहब ने कहा था कि भाई कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, लुकाठी माने लाठी, और जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। अब वो जो कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, तो वो लाठी जो है वो किस काम आएगी कबीर की? वो कबीर की लाठी किसी का सिर फोड़ने के काम में नहीं लेता था कबीर। वो लाठी होती थी, पानी की गहराई नापनी हो ना तो उसको लाठी से नापा जाता है कि भाई गहराई कितनी है। कोई आदमी नदी में उतरे तो लाठी उसके हाथ में होगी तो वो नाप के देखेगा भाई उस नदी की गहराई कितनी है। तो जो लाठी है ना वो एक पैरामीटर है डॉक्टर साहब। अब जो हुआ, अब इसमें सभी की गहराई हमें पता लग गई। अब 9 वार का जो बात की कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे नहीं होनी चाहिए, और फिर हमेशा पंजाब को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, पंजाब को ही हमेशा बैटल ग्राउंड क्यों बनाया जाता है? एक आध बार जो है गुजरात की तरफ से भी तो लड़ाई का फ्रंट खुले, क्योंकि वहां समंदर भी है, हमने समंदरी कभी नेवी की लड़ाई भी नहीं देखी है, हम वो भी देखना चाह रहे हैं, वहां से भी खुले। फिर गुजरातियों के पास पैसा भी ज्यादा है, वो पैसा भी लगा सकते हैं, जब लड़ाई में तो पैसा भी जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा भी दे सकते हैं गुजराती। देशभक्ति भी वो अपने आप को ज्यादा बता रहे हैं। तो अच्छा, फिर वहां से बलूचिस्तान वगैरह का बॉर्डर ये कह रहे हैं जी वहां भी पाकिस्तान में जो है वो भी अलग होना चाह रहे हैं, तो वो भी अलग हो जाएंगे वहां से, अगर लड़ाई होगी वो भी इंडियन आर्मी की मदद ही करेंगे। तो लेकिन इन्होंने कभी भी गुजरात की तरफ से ये नहीं बनाएंगे, वो तो इन्होंने बना दिया है व्यापार जोन। और हमारा जो एरिया है पंजाब का, इसको बना दिया है, या कश्मीर का, इसको बना दिया जी वार जोन। तो ये अच्छा, अब टीकरी अब आपका जो है ना यहाँ से पंजाब के बॉर्डर से तो इन्होंने बंद कर दिया जो है व्यापार। अब वो कहाँ से हो रहा है? वो पोर्ट से ही हो रहा है, अडानी के पोर्ट से। पोर्ट्स तो बंद नहीं हुए ना, ये तो व्यापार भी और वार भी दोनों साथ साथ चला रहे हैं। तो जब पंजाब का बॉर्डर बंद हुआ तो इन्होंने वो जो व्यापार होना था वो भी अडानी के पोर्ट से होना शुरू हो गया, तो इनको तो दुगना फायदा हुआ डॉक्टर। तो लेकिन इस 3-4 दिन में ये पता लग गया, कबीर की लाठी ने ये देख लिया कि भाई कौन कितने पानी में है, किसमें कितनी गहराई है। केवल सिख पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने ही इस बात के ऊपर स्टैंड लिया कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमारे इस चीज का नुकसान है, इस चीज का फायदा नहीं है। और लड़ाई करो तो पूरे परमाणु बम अपने इस्तेमाल करो, लेकिन करो आप गुजरात के बॉर्डर से। तो इस बात के ऊपर पूरे इंडिया में हम देखेंगे ना, केवल सिख कम्युनिटी ने ही इसके ऊपर स्टैंड लिया। अदरवाइज मुझे माफ करना, चाहे दलित लीडरशिप हो, चाहे मुस्लिम लीडरशिप हो, चाहे पिछड़ों की लीडरशिप हो, जितनी दूसरी कम्युनिटीज की लीडरशिप है, कोई भी इस बात के ऊपर एक ढंग का स्टैंड नहीं ले पाई। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाई हम वार चाह रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया जो है ना वो गलत ढंग से पेश कर रही है चीजों को। भाई आप ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई हम लड़ाई नहीं चाह रहे, हम इंडियन आर्मी का इस्तेमाल जंग में तो करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल जंग में नहीं हम इसका इस्तेमाल चाहते कि भाई मोदी चाहे कि भाई हम इलेक्शन जीत लें बिहार का और बंगाल का, उसके लिए इंडियन आर्मी का इस्तेमाल करें। ये तो गलत बात है कि आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर इंडियन आर्मी का इस्तेमाल करो। सही मायने में इंडियन आर्मी का इस्तेमाल करो, जहां देश के ऊपर खतरा हो वहां इस्तेमाल करो। वहां ये कर नहीं रहे। चाइना जो है वो बहुत बड़ा इलाका कब्जा चुका है, उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे।
अभी जानबूझ के पंजाब को डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने ये लड़ाई छेड़ी, तो वहां चंद्रशेखर का भी जो स्टैंड था वो स्टैंड भी एक मतलब कि वो एक ऐसा स्टैंड था कि वो स्टैंड ही नहीं था। फिर ओवैसी ने असल में डार्क साइकोलॉजी जो होती है ना डॉक्टर साहब, डार्क साइकोलॉजी में क्या होता है कि आदमी अपने जो परिवेश बनता है चारों तरफ उससे प्रभावित हो जाता है, वो ट्रोल से बचने की कोशिश करता है। जी और जी वो जी जो ट्रोल से बचने की कोशिश करता है फिर वो चलता है एजेंसीज के हिसाब से, वो चलता है फिर जो है वो अपने उलट आइडियोलॉजी के हिसाब से, जो आइडियोलॉजी उसके उलट हो। ओवैसी का मैं बयान सुन रहा था, जो बड़ा ओवैसी है असदुद्दीन ओवैसी, उसने कहा कि जी अगर जो है हम जहाँ देश की बात है वहां हम आइडियोलॉजी भूल जाएंगे, वहां चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। भाई ये कौन सी बात हुई कि इसका मतलब आप ये कह रहे हो, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि आरएसएस और बीजेपी को देश हित में काम कर रही है। इसका मतलब तो ये है कि भाई आप ये कह रहे हो कि भाई हम आइडियोलॉजी भूल जाएंगे, हम सारी चीजें भूल जाएंगे, लेकिन देश के जब बात आएगी तो हम आरएसएस के साथ खड़ा हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई आरएसएस तो कोई देश के लिए काम कर रही हो, जबकि ये देश के सबसे बड़े दुश्मन है। तो वहां ओवैसी जो है वो भी एक स्टैंड नहीं ले पाया। उसने कहा जी वार होनी चाहिए। अब वार तो हम भी चाह रहे थे डॉक्टर साहब हो, हम तो कह रहे हैं कि भाई वहां वार क्या, वहां परमाणु बमों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने किया तो नहीं ना, क्योंकि आप तो बढ़िया हो, आप तो गड़ी हुई ईंट उखाड़ोगे। और इस चीज का हमें पता भी था कि भाई बढ़िया कभी पूरी लड़ाई नहीं लड़ेगा, गुजराती बढ़िया हैं ये केवल इस्तेमाल करेंगे। तीसरे दिन जो है वो अमेरिका के आगे सरेंडर करके इन्होंने उस फौजी भी मरवा दिए, कोई रिजल्ट भी नहीं निकला, बेइज्जती भी करवाई। जो दबदबा जो कायम था इंडिया का पूरे साउथ एशिया में कि भाई हम लोग एक जो है यहाँ के बाहुबली हैं, हम ज्यादा मजबूत हैं यहाँ पर, वो चाहे नेपाल हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो, वो दबदबा इन्होंने 3 दिन में अपना भी खत्म कर लिया। अब लोग कहेंगे भाई आप कैसे मतलब लड़ाके साबित हुए, तीसरे दिन आपने लड़ाई रोक दी। तो इसी तरीके से जो पिछड़ी लीडरशिप है इस देश की, तो मुसलमान भी सरेंडर कर गए, दलित भी सरेंडर कर गए, पिछड़ी लीडरशिप भी सरेंडर कर गई इस 3 दिन के अंदर डॉक्टर साहब। केवल सिख जो है वो अपने स्टैंड के ऊपर कायम रहे। पूरे पंजाब के सिखों ने कहा नो वार नैरेटिव को हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से अब सिखों को एक बात समझनी चाहिए कि भाई केवल लीडरशिप बची है ना, आज भी टूटे फूटे जैसे भी हम हैं, तो वो लीडरशिप आज भी सिखों के पास है। आज भी सिख जो है वो इस देश के अंदर सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखता है। हम फॉल्ट लाइन नहीं है इस मुल्क में, हम वो लाइन है जो इस देश को जिंदा रखे हुए हैं। अदरवाइज तो अगर सिख नहीं होते, किसान मूवमेंट नहीं चलती, तो अडानी अंबानी इस पूरे देश के जमीन को कब्जा जाते, पूरा देश भूखा मरता। और आज जो है सिख ही हैं जिन्होंने इस पूरे माहौल में ये कहा कि भाई मोदी तू जो है ना ये पॉलिटिकल लड़ाई के लिए आर्मी का इस्तेमाल मत कर। तो इस वजह से सिख ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, फॉल्ट लाइन का काम नहीं कर रहे इस देश के अंदर। फॉल्ट लाइन का काम तो वो लोग कर रहे हैं जो इस देश की फौज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदों के लिए, और जो गलत जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम की आपस में लड़ाई भी करवाना चाह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है इस वजह से सिखों को अब ये सोचना पड़ेगा कि भाई इस इंसिडेंट के बाद अब सिखों को ये सोचना पड़ेगा कि सिखों को सिख के अलावा किसी को लीडर नहीं मानना, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चाहे वो दलित लीडरशिप हो चाहे पिछड़ों की लीडरशिप हो चाहे मुसलमानों की लीडरशिप हो। सिखों को अपनी ताकत को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर करना पड़ेगा, और सबको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। ये कह के जोड़ना पड़ेगा कि भाइयों तुम्हारे ऊपर हम भरोसा कर लेते, लेकिन तुमने तो भरोसा 3 दिन में ही तुम्हारा भरोसा डगमगा गया। तुमने 3 दिन में ही दिखा दिया कि भाई तुम कितने पानी में हो। कबीर की लाठी जो है उसने दिखा दिया कि भाई ज्यादा गहराई नहीं है आप लोगों में। आज भी जो है सिख इस मुल्क के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। सिखों को अपनी लीडरशिप को खुद संभालना पड़ेगा, और जो सहयोगी हैं उनको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। इसमें मेरा ये कहना है डॉक्टर साहब। जी जी दून ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ,
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਿਸਕ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਥੱਪਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ बढ़िया मैसेज देता। आज भी हम देखेंगे ना डॉक्टर साहब, जो सबसे ज्यादा वार विडोज हैं वो सबसे ज्यादा पंजाब में है आज भी। तो इंडियन नेशनलिटी को तो हम भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम हिंदुत्व की नेशनलिटी को तो नहीं सेलिब्रेट कर सकते। हम लोग गुजरातियों की और कॉरपोरेट की नेशनलिटी को तो नहीं हम लोग सेलिब्रेट कर सकते। तो लेकिन ये लोग जो है ये हिंदुत्व की नेशनलिटी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये गुजराती बनियों की नेशनलिटी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई पंजाब फॉल्ट लाइन नहीं है, फॉल्ट लाइन ये लोग हैं जो सही मायने में देखा जाए जो सच को सच और झूठ को झूठ नहीं कह पा रहे। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਟ ਵੀ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ गए? देखो डॉक्टर साहब, अब जैसे ये 3 दिन का माहौल बना, ये वार का डॉक्टर साहब, इस माहौल में जो 9 वार का जो नैरेटिव था पंजाब का, ये नैरेटिव एक सबसे बड़ा नैरेटिव था पूरे इंडिया के अंदर कि भाई 9 वार का नैरेटिव कहीं पूरे इंडिया में ना फैल जाए। अब पंजाब के बाद ये नैरेटिव अगर सबसे ज्यादा कहीं फैल सकता था वो हरियाणा में फैल सकता था, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि भाई पंजाब का 9 वार का नैरेटिव हरियाणा में ना आ जाए, जाटों में ना आ जाए, हरियाणा के और किसान बिरादरियों में ना आ जाए, तो जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, उसने कहा कि हम पानी नहीं देंगे हरियाणा को और हम लोग जो है वो रोक देंगे पंजाब का पानी हरियाणा के लिए। अब हमने कहा, मगर यार तू ये बात कह दे, पंजाब का पानी भी रोक दे, तू सारे काम कर ले, लेकिन तू अब जब ये वार की जो सिचुएशन बनी है इसमें ही तू ये बातें सारी क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हरियाणा के लोगों को पंजाब के खिलाफ इस मौके पे भड़काया जाए कि कहीं ये 9 वार का नैरेटिव हरियाणा में ना आ जाए। अब देख लो, अब भगवंत मान कितनी बातें कर रहा है भाई साहब। अब जब ये वार का जब खत्म हो गया माहौल, अब भगवंत मान जी कितनी बातें कर रहे हैं पानी की पंजाब के अंदर। तो ये केवल जो है ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई माहौल कितना मतलब बना है, आपका ये सवाल है। ये माहौल इतना बना है कि इस चीज का डर सेंटर को हो गया था कि भाई हरियाणा भी के पंजाब के रास्ते पे ना चल पड़े, तो उसके लिए इन्होंने भगवंत मान को जो है वो यूज किया। इसी तरीके से जो नैरेटिव है 9 वार का, ये शेड्यूल्ड कास्ट में ना चला जाए, तो व्योमिका सिंह जो है उसको भी फाइटर जो है वो पायलट के तौर पे आगे की भूमिका दे दी। तो पूरे इंडिया का जो दलित है उसने कहा कि भाई ये तो जो है जो सावित्री बाई फुले जो है ना उसकी अवतार है ये। तो उनको भी बेचारों को ये कह के व्योमिका सिंह को आगे करके जब ये कहा कि ये है लखनऊ की हरियाणा की बहू है, क्योंकि हरियाणा में इसकी शादी हुई है बापोड़ा गांव में भिवानी के अंदर। तो मतलब ये नैरेटिव हरियाणा को ही क्यों फोकस करके बनाए जा रहे हैं कि भाई व्योमिका सिंह हरियाणा की बहू है, और जो है भगवंत मान जी कह रहे हैं जी हम पानी नहीं देंगे, क्योंकि इनको डर है कि कहीं 9 वार का जो नैरेटिव है वो हरियाणा में ना आ जाए। तो डॉक्टर साहब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्रभाव कितना है हरियाणा के ऊपर, कि इनको डर हो गया है कि भाई हरियाणा पंजाब की लाइन पे ना चल पड़े। तो ये प्रभाव इसकी वजह से है क्योंकि यहाँ जो है काम जो है वो चल रहा है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर कम से कम इतना जो है हमने किया है कि भाई नैरेटिव पूरे तरीके से हरियाणा का बदल दिया गया है जी। आज हरियाणा का जाट उस तरीके से नहीं सोचता जैसे पहले सोचता था, अब वो सही डायरेक्शन में उसकी धीरे धीरे सोच बन रही है, सिखी पासे उसकी सोच बन रही है। अच्छा, एक और ये कोशिश करते हैं, ये कहते हैं जी
कि दिल्ली का सिख अलग है, वेस्ट यूपी का सिख अलग है, और कलकत्ता का सिख अलग है, और जो है हरियाणा का सिख अलग है। तो ये कहकर ये सिखों को श्री अमृतसर से अनंतपुर साहिब से तोड़ने की कोशिश करते हैं कि उस आइडियोलॉजी से टूट जाए। भाई ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रभाव तो हर खित्ते में आता ही है, पंजाब में भी हर डिस्ट्रिक्ट का अपना प्रभाव है, वहां का अपना कल्चर है, लेकिन इनकी ये कह के इनकी कोशिश ये होती है कि भाई सिखों को दरबार साहब से तोड़ा जाए, सिखों को श्री अनंतपुर साहिब से तोड़ा जाए। इनका एजेंसीज का ये जो है कोशिश रहती है। इसलिए जितने पूरे वर्ल्ड में, डायस्पोरा में और अदर स्टेट्स में जो सिख हैं, उनको जो है दरबार साहब से जुड़े रहना चाहिए। उनको अपनी जो टेक लगानी चाहिए वो वहीं पंजाब की धरती पर ही लगानी चाहिए, कि जैसे मुसलमान मक्का मदीना की तरफ मुंह करके अपनी नमाज अदा करते हैं, उसी तरीके से सिखों को आइडियोलॉजिकली पंजाब से ही जुड़ना चाहिए और पंजाब से ही अपनी ताकत को मतलब लेना चाहिए आइडियोलॉजिकली, वहीं से प्रेरणा इनको लेनी चाहिए। तो अब वेस्ट यूपी में कितना प्रभाव गया है जी? देखो, वेस्ट यूपी के अंदर करीबन 700 टू 1000 विलेजेस हैं जो सिखों के हैं। बाबा बघेल सिंह जी के साथ जब उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया तो पंजाब के सिख गए थे उनके साथ, तो वो फिर सारे वेस्ट यूपी में बस गए। जैसे अब किसान मूवमेंट हुआ, तो आज का माहौल तो अलग है, लेकिन उस जमाने का माहौल अलग था, क्योंकि जमीनें काफी थी, जमीनों को कोई बोने वाला भी नहीं होता था। तो पंजाब के जो सिख वहां बसे, उन्होंने गांव वहां आबाद किए, फिर उनके और भी उन्होंने अपने भाइयों को बुलाना शुरू कर दिया। वो वहां कहलाएगी पछादे जट। पछादे जट का मतलब है जो पश्चिम से आए जाट हो। तो वो उनके 1000 विलेजेस हैं, वो सारे के सारे विलेजेस जो हैं, उनके जो गोत है ना, वो गोत सारे मतलब कि जटों वाले हैं, उनको पछादे जट ही कहा जाता है। वहां मेरे को मतलब उप्पल गोत है ना, जो हरि सिंह नलवा जी का था, वो वहां जाटों का गोत है, उसमें बहुत सारे गांव हैं उप्पल जाटों के। तो एक तो वो हमारे लिए ग्राउंड है। अब किसान मूवमेंट चला तो उनको भी ये समझ में आया, फिर गानों से भी समझ में आ रहा है उनको, पंजाबी गानों से, क्योंकि वो आज भी पंजाबी ही बोलते हैं। मतलब उनकी जो लैंग्वेज है वो जैसे पुआधी लैंग्वेज है ना, उस तरीके की लैंग्वेज है पछादे जट्टों की। तो वो एक हमारा बेस जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बन सकता है, वो बना हुआ है जी हमारा बेस प्रचार का। अच्छा, दूसरा, जैसे राकेश टिकैत जी हैं, इनको भी अब पगड़ी तो इन्होंने बांधनी शुरू कर रखी है। मतलब जब से किसान मूवमेंट हुआ है, जब से मार पड़ी है, तब से इन्होंने अपनी टोपी उतार के और इन्होंने पगड़ी बांधनी शुरू कर रखी है जी। तो इस चीज का भी डॉक्टर साहब मतलब एक पॉजिटिव असर सिंबॉलिकली जा रहा है। और सिक्खी का जो प्रचार प्रसार है ना, वो आपके वेस्ट यूपी में भी चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है। और इनकी पूरी कोशिश ये है कि भाई इसको, जैसे आर्य समाज ने आकर पहले हरियाणा में सिक्खी को रोक दिया था, अब भी इनकी यही कोशिश है कि हरियाणा के अंदर ये सिक्खी को रोकें, जिससे हरियाणा से बाहर, पंजाब से होकर, हरियाणा से होकर सिक्खी बाहर ना फैल पाए। इसलिए हरियाणा के ऊपर ज्यादा इनका फोकस है। अमित शाह का बयान भी आया था कि पंजाब को अगर कंट्रोल करना है ना, तो पहले हरियाणा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। पंजाब को अगर रोकना है तो हरियाणा को रोकना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत लगाकर यहाँ ईवीएम मशीनों में गड़बड़ करके और यहाँ हरियाणा में इन्होंने सत्ता जो है ये प्राप्त की है। जी जी जी। तो प्रभाव जो है ना जी फैल रहा है सिक्खी का। कम से कम इतना तो जरूर हुआ है कि नैरेटिव के स्तर के ऊपर तो जो है, लेवल के ऊपर तो पूरा प्रभाव हो चुका। धीरे धीरे स्वरूप में भी आ जाएंगे जी। आ भी रहे हैं और आ भी जाएंगे जी। ਜੀ ਧੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 20 21 22 23 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। तो डॉक्टर साहब, एक चीज तो, एक बात मेरी रह गई थी कि भाई अब सेंसस होगा, मान लो जी, अगर सेंसस होगा तो उसमें आप देखेंगे कि अगर सही मायने में इन्होंने ईमानदार सेंसस करवा दिया तो हरियाणा के अंदर आप इतना प्रभाव जरूर मान ले कि हरियाणा के अंदर 30% सिखों की पॉपुलेशन आपको बढ़ी हुई मिलेगी।
ओके। क्योंकि जितने जाट हैं हरियाणा के अंदर वो सारे अपना रिलीजन जो है ना वो सिख लिखवाएंगे सेंसस के अंदर, हिंदू कोई नहीं लिखवाएगा। यहाँ तक इस नैरेटिव का असर डॉक्टर साहब हो गया है। अच्छा, किताब जो है जो मैंने लिखी है, किताब वो धन्ना भगत जी के ऊपर लिखी है जी। कि धन्ना भगत जी के थ्रू जो है हम लोग सिक्खी का प्रचार खासकर जाट बेल्ट में हम कर सकते हैं, वहां एक पॉसिबिलिटी बनती है जी। तो उस लिहाज से ये किताब जो है वो लिखी है ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਹਰ ਮੰਗਾਣੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ पोर्टल ਤੇ अवेलेबल है या कोई ਤੁਸੀਂ अभी पीडीएफ इसका डॉक्टर साहब बनाया नहीं है, लेकिन बना लेंगे इसका पीडीएफ जो है। ਤੇ डिलीवरी ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ने हाँ, ऑर्डर डिलीवरी के ऑप्शन हम ही भेज देते हैं डॉक्टर साहब, मतलब क्योंकि ये एक तरीके से किसी से इसमें कोई पैसा नहीं ले रहे कि एक भाईचारा, जैसे बाइबल का प्रचार प्रसार जो करते हैं उसी तरीके से एक भाईचारे में ही इसका प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं इस किताब का। ਜੀ 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 ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ जी। ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੇਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਉੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣ। इसमें मेरा यही रिक्वेस्ट है, मेरी यही निवेदन है मेरा कि भाई हरियाणा जो है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। आज के दिन वेस्ट यूपी भी सही डायरेक्शन में चल रहा है, राजस्थान भी सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमें इस मोमेंट में कहीं भी जो है ना नेगेटिविटी नहीं आने देनी, क्योंकि हम चढ़ती कला की फिलॉसफी में विश्वास करने वाले लोग हैं। और कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट हो भी जाए मान लो जिसमें कोई नेगेटिविटी हमें नजर आए, तो भी हमको उसको सुधारने की कोशिश करनी है, क्योंकि पूरी कोशिश आज के दिन लगी हुई है स्टेट की कि भाई ये हरियाणा पंजाब की भाईचारक साझ ना हुए और सिक्खी का जो प्रचार प्रसार है वो नॉर्थ इंडिया में ना हो। तो इस वजह से हमको मीडिया के प्रभाव में नहीं आना, और जो है क्योंकि मीडिया हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा, हमें गलत जो है हमें तरीके से दिखाएगा। हमें आपस में भाईचारा बनाए रखना है, हमारा खून एक है, हमारा कल्चर एक है, और निश्चित तौर पर हम लोग जो है कामयाब होंगे जी। थैंक यू। हाँ जी, दोन साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।